जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के केवल आज से 12 दिन बचे हैं। हिंदी का संपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं हम। रोजाना 10:30 बजे यह क्लास चलती है आप सभी के लिए। तो साथियों, आप सब लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कुल मिला के 12 से 15 हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा सकें। हिंदी के हूबहू पेपर में छपने वाले प्रश्न होंगे। तो आइए, आज का प्रैक्टिस सेट है हमारा 16वां। इससे पहले हम लोग दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अगर आप सब लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा दें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आइए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन हैं? बताइए, इसमें कौन कौन से मूर्धन्य व्यंजन हैं? तो पहले तो सुनिएगा, मूर्धन्य व्यंजन होते क्या हैं। देखिए, मूर्धन्य व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो जीवा द्वारा कटक और कठोर तालु के बीच उच्चारित होते हैं। उन्हें साथियों हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। मूर्धन्य व्यंजन होते कौन कौन से हैं? तो भैया टा, था, डा, ढा, इणा और सा, पा वाला सा, ये सब किस में आते हैं भैया? मूर्धन्य व्यंजन में आते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? टा और डा और ढा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। देख लीजिएगा, इतने होते हैं मूर्धन्य व्यंजन। पेपर में आ जाए तो दौड़ के लगाइएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए दूसरा प्रश्न देखिए, अर्ध विराम चिन्ह कहां लगता है? अर्ध विराम चिन्ह लगता है जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। अल्प विराम की अपेक्षा क्या हो? थोड़ा अधिक रुकना हो, वहां पर लगेगा अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह कैसा होता है गुरुजी? तो ऐसे होता है, ठीक है। छोटी सी बिंदी रखी रहेगी और नीचे अल्प विराम का चिन्ह लगा रहेगा, ठीक है। तो साथियों, ऐसे होता है अर्ध विराम। आइए, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय साथियों किसी के नाम का बोध हो रहा है। हिमालय एक पर्वत के नाम, हिमालय पर्वत है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जिस शब्द में किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान या आकृति के नाम का बोध हो, हिमालय में किसी नाम का बोध हो रहा है, किसी पर्वत के नाम का बोध हो रहा है, पहाड़ के। तो साथियों, इसका राइट आंसर जाएंगे हम लोग किस पर दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा तीसरे का, ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तीसरे का क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं क्या? देखिए, जो सर्वनाम शब्द वक्ता अथवा श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है भैया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है भैया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए ना, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है मैं और हम। क्या आता है? मैं और हम। मध्यम पुरुषवाचक में आता है तू, तुम और साथियों क्या, आप। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है वह, वे और यह, ए, ठीक है। तो साथियों ध्यान रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। आइए 5वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से विशेषण पद है कौन सा? तो विशेषण पद है दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, आयत लोचना। यह कैसा है? विशेषण पद होगा। आइए 6वां प्रश्न देखिएगा, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? उसे कहते हैं साथियों, कौन सी क्रिया कहते हैं? 6 का राइट आंसर होगा सकर्मक क्रिया। जैसे जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, मोहन साइकिल चलाता है। यह एग्जाम्पल है, मतलब आम और साइकिल कर्म है और खाना और चलना क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए, मैंने उदाहरण भी आपको दे दिए हैं। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? 7 का राइट आंसर जाएंगे दोस्तों किस पर? ऑप्शन बी पर, परिमाणवाचक, ठीक है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है कौन सा? देखिए, स्त्रीलिंग ऊंट पुल्लिंग होगा, ट्रक पुल्लिंग होगा, रिक्शा चलता है पुल्लिंग होगा, भैंस क्या होगी? भैंस साथियों स्त्रीलिंग होगी और भैंस का पुल्लिंग होता है भैंसा। क्या होता है भैया? भैंसा होता है, ठीक है। आइए, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बा डिब्बे का है,
किसका? डिब्बा, डिब्बे मतलब बहुवचन और डिब्बा मतलब एक वचन। ऑप्शन ए हो जाएगा 9 का राइट आंसर। आइए अगला देखिए। लता गीत गा रही है, इसमें किसका उदाहरण है? लता गीत गा रही थी है नहीं थी। लता गीत गा रही थी दोस्तों, यह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। आप सब लोग प्लीज क्लास को लाइक कर दें अगर अभी तक लाइक नहीं किए हो तो। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य का उदाहरण है गुरुजी शीला से खाया नहीं जाता। क्या भैया? शीला से खाया नहीं जाता। आइए 12वां प्रश्न देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर ही रहा। हिंदी में नेव उपसर्ग का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? 12 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी, भूतकाल से सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ। ठीक है ना। आइए, अन्न का तद्भव क्या होगा? अन्न, अंध। अंध जो है साथियों तत्सम है, अंध का तद्भव होगा जो वो हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा? अंधा। आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, उपसर्ग शब्दांश के पहले लगते हैं, प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं। और उपसर्ग साथियों शब्दांश कहलाते हैं, प्रत्यय शब्दांश कहलाते हैं। ठीक है, तो आच्छादन में कौन सा उपसर्ग होगा? 14 का बताइए अब साथियों। ऑप्शन सी, आ उपसर्ग आएगा। ठीक है, शब्दांश के पहले लगेगा। अब अल्प आयु में क्या प्रत्यय पूछ रहा है, तो मार दीजिए आंसर क्या होगा? 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आयु अल्प प्लस आयु। आधुनिक का विलोम बताइए, आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा गुरुजी? आधुनिक का विलोम प्राचीन हो जाएगा। ठीक है, आइए शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? शिष्ट का बताइएगा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएंगे, अशिष्ट। किस विकल्प में सही शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो 18 इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी, चाप धनु चपला। अगला प्रश्न देखिए, आइए देखते चलिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। 19 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित शब्दों में सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः। बताइए, ब्रह्मा, सेवक, ग्रीष्म किसके होंगे? ऑप्शन सी हो जाएगा, चतुरायन, वृत्त और निधात के। ठीक है, निघात। निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थिक शब्द का चयन कीजिए। अनेकार्थिक शब्द का चयन करना है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अंग। दिए गए शब्द युग्म का सही युग्म ज्ञात कीजिए। इंद्रा और इंद्र का सही युग्म बताइए। इंद्रा मीन्स क्या होता है और इंद्र मीन्स क्या होता है बताइए। तो इंद्र मीन्स इंद्राणी और इंद्र मीन्स सुरपति। सुरपति, देवराज, ये सब किसके? इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, आइए। जो देखने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में बताइएगा। जो देखने योग्य ना हो उसे कहेंगे हम, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जल्दी से हमारी राइट आंसर, आदर्शनीय। इतनी प्रैक्टिस करा देंगे ना आपको, बस अंत तक बने रहना क्लास में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उसी से आपको क्लासों का नोटिफिकेशन मिलेगा। जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए निम्न से उपर्युक्त शब्द कौन सा होगा? 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अग्रज। अल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, दीर्घ संधि। ठीक है, देखते चलिए। अनुरूप में कौन सा समास होता है? 25 ऑप्शन डी, अव्ययीभाव समास। वाक्य में कौन सा भाग शुद्ध नहीं है? बताइए। बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने से पहले ही उसका प्राण पखेरु उड़ गए। किसमें शुद्धि नहीं है? बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने से पहले ही उसका प्राण पखेरु उड़ गए। उसके, इसमें होगा ना, उसका प्राण पखेरु उड़ गए। सी वाले में दिख रही है मिस्टेक हमें तो। हाँ तो भैया सी वाला सही हो जाएगा, उसका थोड़ी होगा, उसके होगा यार। भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भारत के जो रस सूत्र हैं निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? विभाव, अनुभव, स्थायी भाव या संचारी भाव? तो 27 द राइट आंसर ऑप्शन सी, स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए 28 देखिए। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भाषित है, विन कर्म शिवत्व नहीं है। बताइए इसमें उपर्युक्त वाक्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? बताइए। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है या सत्य, सुंदर है सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भाषित है, विन कर्म से शिवत्व नहीं है। बताइए 28 ऑप्शन ए हो जाएगा यार। 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। जहां एक व्यंजन की आवृत्ति या एक अनेक बार हो वहां होता है कौन सा? बताइए। जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां होता है कौन सा? 29 बताइए। ऑप्शन बी होता है वृत्तानुप्रास। यति का अर्थ है क्या? यति बताइए। यति का अर्थ क्या होगा दोस्तों? विराम होगा। यति मीन्स विराम। ठीक है,
आइए बढ़े हम लोग आगे, आइए देखिएगा। जिन खोजा तिन पाइयां, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जिन खोजा तिन पाइयां, बताइए। 31 ऑप्शन बी। जो श्रम करते हैं उन्हें ही सफलता मिलती है। छोटा छोटा डैश 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 बड़ी बात, लोकोक्ति को पूरा करें। छोटा मोह बड़ी बात, बी हो जाएगा 32 का। क्या हो जाएगा गुरु जी? बी हो जाएगा। सॉरी यार, ए हो जाएगा, ए। आंसर सही लगा रहे हैं, बोल गलत रहे हैं। ज्ञान राशि से संचित कोष का नाम साहित्य, यह कथन किसका है? 33 महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। डी होगा 33 का। आइए देखिए, ये आपसे गद्यांश पूछा जा रहा है, छोटा सा गद्यांश, और आंसर हम दोनों मिलकर करेंगे। स्त्रियों की समस्याएं बहुत सी हैं और गंभीर हैं, लेकिन उनमें एक ऐसी नहीं है जो जादू भरे शब्द शिक्षा से हल की जा सकती हो। पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षा दो, उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दो, तब वे तुम्हें बताएंगी कि उनके लिए क्या सुधार आवश्यक है। हमें नारियों को उस स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जहां वे अपनी समस्या को अपने ढंग से सुलझा सकें। ये बात सत्य है बिल्कुल। नारियों का सम्मान करना चाहिए, स्त्रियां पूजनीय होती हैं। गद्यांश में किनकी समस्याओं का उल्लेख है साथियों? 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्त्रियों की। ठीक है, बड़ा ही आसान प्रश्न था। शिक्षा को जादू भरा क्यों कहा गया है? क्योंकि साथियों शिक्षा समस्याएं सुलझा सकती हैं। आइए, गद्यांश के अनुसार स्त्रियों में इतनी सामर्थ्य है कि वे क्या कर सकती हैं, वे के दोस्तों क्या कर सकती हैं? देखिएगा, वे अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकती हैं। स्त्रियां स्वयं अपने सुधार का दायित्व वहन कर सकती हैं। यह कथन पूर्णतः क्या है? पूर्णतः दोस्तों सटीक है। तो यहाँ आज हमारा 16वां मॉडल पेपर समाप्त होता है। 37 में आज आपका टारगेट कितना रहा, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ईमानदारी से लिखेंगे तो ईमानदारी पेपर में झलकेगी, वरना क्या है फिर आप जानते ही हैं। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। फिर मिलते हैं सुबह प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।